Today's lecture number 15, chapter 7. टॉपिक करेंगे आज बफर एंड सॉल्युबिलिटी. ठीक है जी, आओ जी. देखिए लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सॉल्ट, और अगर आप सॉल्ट का टॉपिक अच्छे से पढ़ के आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, तो आपको आज का टॉपिक आसान लगेगा. और अगर कोई ऐसा बच्चा बैठा है या जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है और उसको सॉल्ट नहीं आता, तो आज की क्लास में दिक्कत आएगी. तो सलाह मेरी यही रहेगी कि पहले सॉल्ट जाके रिवाइज करें, सॉल्ट का लेक्चर जाके देखें दोबारा से. देखिए टॉपिक है बफर. बफर इज अ सॉल्यूशन विच resist any change in its pH value even if small amount of acid or base or water is added to it. देखो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है. कह रहा है कि बफर वो सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट मतलब जो रेजिस्ट करे, मतलब मना करे. जैसे मैंने आपको कहा कि ये तार खोल दो, कहता मुझको नहीं आती, रेजिस्ट कर रहा है, ये काम नहीं आता मुझको. मैंने कहा ये चैप्टर पढ़ लो, आप रेजिस्ट करो, मैं नहीं पढ़ूंगा. तो जो सॉल्यूशन रेजिस्ट करे, क्या रेजिस्ट करे भाई? एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, मतलब जो कहे कि मैं अपनी पीएच को चेंज नहीं करना चाहता. इवन इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस और वाटर इज एडेड टू इट. चाहे थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दो, चाहे थोड़ा सा उसमें बेस डाल दो, चाहे थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो या पानी निकाल दो, पर अपनी पीएच को चेंज करने में क्या करेगा? वो रेजिस्ट करेगा, मना करेगा कि चेंज नहीं करनी मैंने. देखो आप पीएच का टॉपिक अच्छे से पढ़ के आए, मैं थोड़ी सी बात फटाफट बता देता हूं. अगर मैं किसी भी एसिड में पानी डालूं, इसको कहते हैं डिल्यूशन करना, तो H+ कम हो जाएंगे और पीएच बढ़ जाएगी. समझ में आ रही बात? अगर मैं किसी बेस में पानी डालूं, इसको कहते हैं बेस को डाइल्यूट करना, तो पीएच गिर जाएगी. और अगर मैं किसी एसिड में बेस डाल दूं, तो उसकी पीएच फिर डिक्रीज से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेस H+ खा जाएगा, H+ कम हो जाएगा तो पीएच बढ़ जाएगी. यानी कि एक बात क्लियर है, किसी भी एसिड में आप बेस डालो या पानी डालो, पीएच चेंज होगी. किसी भी बेस में एसिड डालो या पानी निकालो, पीएच चेंज होगी. यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में एसिड, बेस या पानी डालो या निकालो, पीएच चेंज होगी. इंक्रीज डिक्रीज वो अलग बात है, अलग मुद्दा है, अलग बहस है. ये तो होगा ही होगा. पर कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा बेस डाल दो या थोड़ा सा पानी डाल दो, उनकी पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो अगर उसकी पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस सॉल्यूशन को मैं नाम क्या दे सकता हूं? तो फिर बफर है. अगर मान लो एसिड बेस डालने से पीएच बदल गई, तो फिर वो बफर नहीं है. एसिड बेस डालने से उसकी पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ा, या पानी डालने पानी निकालने से उसकी पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बफर है. मैं आपको बफर का एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, कि ये ना लगे आपको कि ये तो एक टॉपिक थ्योरेटिकल है, केमिस्ट्री में कोई फर्क थोड़ना पड़ता है, ये तो ऐसी मनगढ़ंत बातें सर करते रहते हैं. मैं आपको बड़ा अच्छा और खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूँ. हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड भी एक सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस है. हमारे ब्लड में आप जो भी खाते हो, अल्टीमेटली ब्लड में जाके डिसॉल्व होता है. जो डाइजेशन की प्रोसेस है, उसमें जो एसिमिलेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, फाइनली ब्लड में चली जाती है. अब ब्लड में जो भी चीज़ जाएगी, या तो एसिड जाएगी, या बेस जाएगी, न्यूट्रल जाएगी, या पानी जाएगा, या पानी निकलेगा. आपके ब्लड में पानी जा भी रहा है, और आपके ब्लड से पानी निकल के किडनी के थ्रू, हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल भी रहा है. तो कंटिन्यूसली हमारे ब्लड में चीज़ें आ भी रही हैं और चीज़ें जा भी रही हैं. तो यानी कि ब्लड में तो एसिड और बेस और न्यूट्रल पानी, इनका आना जाना लगा हुआ है. तो अगर इनका आना जाना लगा हुआ है तो हमारा ब्लड तो हर वक्त क्या कर रहा होगा, अपनी पीएच को बदल रहा होगा, पर हमारे ब्लड की पीएच
7.3 से लेकर 7.54 की रेंज में होती है। तो क्या हमारे ब्लड की पीएच दिन भर बदलती है? नहीं बदलती। तो हमारा ब्लड फिर किसका एग्जांपल हुआ? यानी कि आवर ब्लड इज रेजिस्टिंग एनी चेंज इन इट्स पीएच इवन इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और वाटर इज एडेड टू इट। चाहे पानी निकाल भी लो तब भी पीएच नहीं बदल रहा हो, यानी कि ब्लड फिर सबसे अच्छा एग्जांपल किसका हुआ? ब्लड तो बहुत खूबसूरत एग्जांपल हुआ बफर का। फिर बच्चा पूछता है कि सर बफर क्यों है, ये हमारा ब्लड बफर क्यों है? देखो ब्लड में प्रोटीन है, और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ बफर से हटके। ब्लड में प्रोटीन है और प्रोटीन टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, दूध में भी प्रोटीन है, और मैंने अभी क्या बताया, प्रोटीन किसके सेंसिटिव होते हैं? टेम्परेचर और पीएच के। आप दूध में नींबू डाल दो, नींबू मतलब एसिड डालने का मतलब पीएच कम कर दी, तो सारा प्रोटीन उसका प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं दूध फट गया। इंग्लिश भाषा में कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, CURDLING, कर्डलिंग ऑफ मिल्क होगी। प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके क्या करते ही? पीएच बदलते ही। अगर ऐसी पीएच मेरे ब्लड की बदल जाएगी या किसी इंसान के ब्लड की पीएच बदल जाएगी तो सोचो क्या होगा? पीएच बदलते ही प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रोटीन प्रेसिपिटेट होते ही हमारे ब्लड के क्लोट बन जाएंगे, खून जम जाएगा, और जमा हुआ खून लंग्स में जाएगा तो लंग अटैक, हार्ट में जाएगा तो हार्ट अटैक, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन अटैक, जिसको कोमा कहते हैं, कोमा में चला गया इंसान। तो क्या हमारे ब्लड के लिए प्रेसिपिटेट करना आपको नहीं लगता कि लाइफ थ्रेटनिंग है? जान जा सकती है इंसान की। तो ब्लड प्रेसिपिटेट ना करे इसके लिए उसको क्या करना होगा? उसको अपनी पीएच नहीं बदलनी होगी। अगर ब्लड को अपनी पीएच नहीं बदलनी होगी तो ब्लड को किसकी तरह बिहेव करना होगा? ब्लड को बफर की तरह बिहेव करना होगा। तो इससे खूबसूरत केमिस्ट्री हमारी ब्लड बॉडी में आपको और कहाँ मिलेगी? ये आज की थोड़ा ना केमिस्ट्री, ये जब से इंसान बने, जब से ह्यूमंस बने, जब से ब्लड बने, तब से केमिस्ट्री तो यही चल रही होगी, नहीं चल रही होगी? समझी तो हमने अब है ना। तो बफर क्या होता है समझ में आ गया? बफर इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के बफर होते हैं। एक बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस, मतलब अकेला ही बफर बन जाती है। कई बार चीज अकेली चीज बफर बन जाएगी। अकेली चीज बफर तब बनेगी अगर वो सॉल्ट है ऑफ वीक एसिड एंड वीक, अगर वीक एसिड और वीक बेस का कोई सॉल्ट है तो वो अकेला सिंगल अकेला क्या बन जाएगा? बफर। सॉल्ट आप पढ़ के गए थे, इसलिए क्लास के शुरुआत में क्या कहा? सॉल्ट नहीं आता तो ये टॉपिक नहीं आएगा। तो जो बच्चा भी वीडियो देख रहा है, या आप में से कोई बच्चा है बैठा है जो पिछली क्लास में नहीं था, उसको सलाह क्या होगी? घर जाते पहले सॉल्ट पढ़े, फिर इसको दोबारा पढ़े। देखो जी, आपको लगता है कि अमोनियम साइनाइड सॉल्ट है? बिल्कुल सॉल्ट है। ये क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये क्या बनाएगा? HCN, वीक एसिड। तो वीक बेस और वीक एसिड सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बफर बन जाएगा। यानी कि अगर पानी में, अगर इस सॉल्यूशन में अमोनियम साइनाइड का सॉल्यूशन मैंने बना रखा है, तो उसमें थोड़ा सा भी एसिड डालूंगा तो पीएच को कोई फर्क, बेस डालूंगा तो पीएच को कोई, पानी डालूंगा तो पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बफर कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, मेरी पीएच बदलेगा, तुम चल भाग यहाँ से। पीएच नहीं बदलने देगा वो, पीएच बदल देगा। ढीठ किस्म का होता है, सिद्धि किस्म का होता है। जो ढीठ और सिद्धि किस्म के लोग होते हैं अपने अंदर बदलाव लाते हैं? नहीं लाते, ये भी नहीं लाएगा भाई। अब बताओ, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनिक है ना, एसीटेट पहले लिखेंगे, अमोनियम बाद में लिखेंगे। तो आप बताओ ये कौन सा बेस बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा एसिड बनाएगा? एसिडिक एसिड। दोनों वीक हैं, बफर बन गया, बफर बन गया। अमोनियम बेंजोएट C6H5COO, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, बेंजोइक एसिड वीक, तो क्या बन गया? ये बफर बन गया। अमोनियम बाइकार्बोनेट, अब ध्यान से देखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, और ये कौन सा एसिड बनाएगा? H2CO3, H2CO3 से वीक एसिड, क्या बन गया? ये बफर बन गया। तो अकेले चीज को बफर पहचान लोगे, दोनों वीक होने चाहिए। अच्छा, दूसरा है बफर ऑफ मिक्सचर्स।
बफर और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होते हैं बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो होता है, सुन लो, एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर, मतलब दो चीजें मिक्स करेंगे, दो चीजें होंगी, यानी कि इसमें एक तो होगा वीक एसिड, एक तो होगा वीक एसिड और साथ में होगा एक सॉल्ट। सॉल्ट में यही वीक एसिड होगा। सॉल्ट में दो चीजें होती है ना, एक एसिड एक बेस बनाता है, एक होगा वीक एसिड, साथ में सॉल्ट होगा। सॉल्ट होगा किसका? इसी वीक एसिड का, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या बन जाएगा? एसिडिक बफर बन जाएगा। देखो जी, अगर तो ये निशानी याद रखोगे तो दो एग्जांपल मैं दे दूंगा ना, तो 5 आप भी दे दोगे। आपने ज़िंदगी में ना कभी सुने हो तब भी एग्जांपल दे दोगे। अगर आप ये निशानी नहीं याद करोगे ना, तो दो जितने मैं कराऊंगा ना, तीसरे के ऊपर आप कभी ज़िंदगी में ढूंढ नहीं पाओगे बफर है नहीं। और ढूंढते हैं वीक एसिड। बताना जरा वीक एसिड क्या होता है? एसिडिक एसिड वीक एसिड है नहीं? बिल्कुल है। इसी एसिडिक एसिड का सॉल्ट बना दो, एच हटा के सॉल्ट बना दो, और सॉल्ट में कौन सा कटायन डालो? स्ट्रॉन्ग बेस का। आप बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बनाएगा? NaOH बनाएगा नहीं बनाएगा? वीक एसिड प्लस उसी एसिड का सॉल्ट, और सॉल्ट में कटायन कौन सा है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। लास्ट क्लास जरूरी है उसके लिए आज के लिए। तो इज इट अ बफर? यस। व्हाट टाइप ऑफ बफर? सिंगल सब्सटेंस, एसिडिक बफर, बेसिक बफर? क्योंकि इसमें वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग। नाउ गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी वीक एसिड। चलो HCN, बहुत बढ़िया। अब देखो ना, यही चीज है, HCN एक वीक एसिड है जी, सारी दुनिया जानती है, कार्बन है इसमें। इस H को हटा के सॉल्ट बनाओ, और इस सॉल्ट में कटायन कौन सा डालो? जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाए। तो KCN डाल दूं, क्योंकि ये क्या बनाएगा? KOH, और CN तो इधर है ही है। तो इज इट अ बफर? यस, इट इज अ बफर। व्हाट टाइप ऑफ अ बफर? Acidic buffer, because it is a mixture of weak acid and salt of that weak acid with a strong. Now give me any other example of weak acid. HNO2, अरे वाह, कमाल हो गया जी। HNO2 एक वीक एसिड है, बिल्कुल है। इसका H हटा के सॉल्ट बनाओ, और कटायन कौन सा डालो? स्ट्रॉन्ग बेस। Na डाल दो, NaNO2। और आप मुझको ईमानदारी से बताओ, क्या आज से पहले आपने इस मिक्सचर को सुना था HNO2 प्लस KNO2 या NaNO2? पर आज सुनते आपको पता चल गया क्या है? बफर है। मैंने तो एग्जांपल एक ही दिया था, दो एग्जांपल आप बना रहे हो नहीं बना रहे? तो अगर मैं कोई अननोन एग्जांपल आपके सामने लिख दूं जो जिंदगी में आपने देखा हो ना सुना हो, क्या आप ये फैसला ले पाएंगे बफर है या नहीं? और देखते हैं। आप बताओ, H2CO3 एक वीक एसिड है, हाँ या ना? कैसे पता चला? कार्बन है सर, मैंने कितनी बार बोल दी क्लासेस में। इसी का H हटाओ, इसका एक H हटा के सोडियम डाल दो, तो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम बाई। इज इट अ बफर? यस, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट। और सॉल्ट भी किसका? उसी वीक, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग। आप हैरान होंगे, यही हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में यही मिक्सचर है। यही मिक्सचर की बदौलत आप दिन भर जो मर्जी खा लो, आपके ब्लड की pH इंजीनियर। समझ आगे बात? अच्छा, अब आप गैस कर, ये सारे एग्जांपल किसके मेरे बच्चों? एसिडिक बफर। अब गैस कर लेगा बच्चा बेसिक बफर किसका मिक्सचर होगा भाई? बेसिक बफर इज अ मिक्सचर किसका भाई? गैस करो। वीक बेस तो होगा ही होगा, प्लस सॉल्ट होगा। सॉल्ट किसका होगा? जल्दी बोलो। उसी वीक बेस का किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। देखो जी, एक के साथ एक फ्री हुआ नहीं हुआ। एक चीज समझ में आई, दूसरी अपने आप समझ में आई नहीं आई। और एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अब मैं बेसिक बफर के एग्जाम्पल लिख रहा हूं। गिव मी एग्जाम्पल ऑफ एनी वीक बेस। NH4OH एक वीक बेस है, इसका OH हटाओ, अमोनियम रखो, और साथ में एसिड बनाने वाला अनायन, वो अनायन जो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए,
आपको लगता है कि Cl डालने से HCl बन जाएगा और HCl एक स्ट्रॉन्ग, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट बन गया नहीं बन गया बफर? वीक बेस और उसी वीक बेस का, समझ आ गया? अब देखो जैसे मिथाइलमीन एक वीक बेस होता है, कार्बन है ना तो वीक बेस ही होगा, कार्बन वाले एसिड भी वीक और कार्बन वाले बेस भी। आ जाओ, इसी बेस का CH3 NH3 प्लस Cl माइनस, इसी वीक बेस का मैंने क्या बना दिया? सॉल्ट। और सॉल्ट में एसिड कौन सा है? तो बन गया नहीं बन गया क्या? अच्छा, अब मुझको बताना ये बफर है या नहीं, ठीक है? मैं सिर्फ एक ही चीज लिख रहा हूं, NH4NO2, लगता है बफर है या नहीं? अकेला है। अकेली चीज बफर कब होती है? जब दोनों ही वीक बनाए। बताना, NH4OH वीक होता है और HNO2 वीक होता है, हाँ या ना? तो क्या ये अकेला बफर बन सकता है? बन गया बफर है, बन गया बफर है, इट इज अ बफर। अच्छा बताना, अमोनियम नाइट्रेट इज इज अ बफर? बफर नहीं है। बफर, अकेली चीज बफर तब बनेगी जब उसमें दोनों ही वीक होंगे। इसमें HNO3 स्ट्रॉन्ग बन रहा है। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? अच्छा बताना, अमोनियम बाइकार्बोनेट लग रहा है आपको ये वीक? कैसे वीक? कैसे? ये वीक बेस और H2CO3 वीक, तो अकेला बफर बन जाएगा? बन जाएगा। तो आई थिंक अब आप टिक कर सकते नहीं कर सकते बच्चों? बताना जरा, मीथेनोइक एसिड का सॉल्ट पोटेशियम के साथ, अब ये मिक्सचर है, मिक्सचर है, इसमें क्या है? वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का क्या है? सॉल्ट। कौन से कटायन के साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बफर है, कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। तो आप बफर के टॉपिक में बफर के एग्जांपल, बफर की टाइप समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिफाइन बफर, डेफिनेशन लिखिए, व्हाट आर इट्स टाइप्स, टू टाइप्स, एक्सप्लेन दीज टू टाइप्स यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। तो एक्सप्लेन कर दो यूजिंग सुटेबल एग्जांपल आपके सामने। हाँ, 2006 से पहले CBSE में बफर की पीएच के न्यूमेरिकल थे, पर अब आपके सिलेबस में बफर की पीएच के न्यूमेरिकल नहीं है। पर अगर आप लोग जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बफर की पीएच के न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले को कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन CBSE में नहीं है, तो हम हेंडरसन इक्वेशन नहीं कर रहे हैं। आगे सॉल्युबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। आओ जाओ, देखिए भाई, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंबल होता है S। देखो, सुनने में तो इंग्लिश का आम शब्द लगता है सॉल्युबिलिटी, सुनने में लगता है कि कितना सॉल्युबल। नहीं, सॉल्युबिलिटी का एक टेक्निकल मीनिंग है। टेक्निकल मीनिंग बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो इस रूम में 35 चेयर्स लगी हुई हैं। मान लो 35 चेयर लगी हैं, बच्चे आए 12, सारे के सारे बैठ जाएंगे। बच्चे आए 20, सारे के सारे बैठ जाएंगे। बच्चे आए 25, सारे के सारे बैठ जाएंगे। बच्चे आए 30, 30 के 30 बैठ जाएंगे। मान लो बच्चों ने एडमिशन लिया 100, पर बैठेंगे कितने? बाकी बाहर। मान लो 200 आ गए, बैठेंगे कितने? बाकी सारे बाहर। यानी कि इस रूम की या किसी भी क्लासरूम की एक मैक्सिमम लिमिट होती है स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की। तो मैं कह सकता हूँ वो मैक्सिमम लिमिट सॉल्युबिलिटी होती है हमारे रूम की। तो यानी कि मेरे रूम की सॉल्युबिलिटी अगर मैं इस जगह में कोई 35, किसी के रूम में 50 हैं तो उसमें 50। आपकी क्लास की भी एक लिमिट होगी स्कूल में कि भैया 50 चेयर्स हैं, बस 50 बच्चे ही बैठेंगे। तो स्कूल वाले 50 के ऊपर एडमिशन तो नहीं लेते ना, 50 ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो मैक्सिमम लिमिट को हम क्या नाम दे देते हैं यहाँ पर? सॉल्युबिलिटी। उससे ज़्यादा आएंगे तो बाहर, उससे कम आएंगे तो सारे अंदर। ठीक है, ऐसे हम एक, जैसे ये पानी है, जैसे ये सॉल्यूशन है, मैंने इसमें सॉल्ट डाला, वो घुल गया। मैंने और सॉल्ट डाला, वो डिसॉल्व हो गया। मैंने और सॉल्ट डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। और सॉल्ट डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। पर एक स्टेज तो आएगी वो डिसॉल्व होना, उसको कहते हैं सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो भी जानते हो क्यों आती है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस स्पेस में आके सोल्यूट आके बैठता है। सोल्यूट आके बैठ गया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, उसमें आके क्या बैठ गया? सोल्यूट। दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, उसमें बीच में आके क्या बैठ गया? सोल्यूट।
एक समय आएगा नहीं आएगा, वो सारा स्पेस भर जाएगा। जब वो सारा स्पेस भर जाएगा तो अब मैं और सोल्यूट डालूंगा, वो सोल्यूट के बैठने की जगह ही नहीं है, वो सारा का सारा सोल्यूट कहाँ चला जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। यानी कि जितना घुलना था घुल गया, बाकी नीचे प्रेसिपिटेट। यानी कि जब सैचुरेशन आ जाए, जब सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए, तब किस टॉपिक का जन्म होता है, सॉल्युबिलिटी का। वही उसकी डेफिनेशन बनती है। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। देखो कई जगह पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कई जगह पे सॉल्वेंट। 12th क्लास के एनसीईआरटी में सॉल्वेंट लिखा, मैंने सॉल्वेंट करा दिया। यानी कि इस डेफिनेशन में एक सबसे अहम शब्द है जिसको गौर करना है, मैक्सिमम। कि भैया मैक्सिमम अमाउंट है जो डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के 1 लीटर में, ये मैक्सिमम अमाउंट है। अब जरा देखो, जरा बिना एग्जाम्पल के पास समझ नहीं आती। आप बताओ, अगर सॉल्युबिलिटी किसी की 2 मोल पर लीटर है, तो इसका ये मतलब हुआ, यहां से उठाएंगे शब्द को, मैक्सिमम 2 मोल डिसॉल्व होंगे इन 1 लीटर। यानी कि इस टॉपिक में किस शब्द को नहीं भूलना, मैक्सिमम शब्द दिमाग में, माइंड में रिपीट होना चाहिए, तो टॉपिक समझ से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैंने 1 लीटर में, मान लो 1 लीटर में मैंने 5 मोल डाले, तो डिसॉल्व कितने होंगे, डिसॉल्व सिर्फ 2 होंगे, बाकी 3 मोल नीचे क्या हो जाएंगे, 3 मोल कहेंगे नीचे बैठ जाओ। लिमिट ही कितने की है, मान लो मैंने 10 मोल डाले, डिसॉल्व कितने होंगे 1 लीटर में, 8 मोल प्लस। मैंने 20 मोल डाले, डिसॉल्व कितने होंगे सिर्फ, बाकी 18 मोल। सॉल्युबिलिटी मतलब अब इससे ज़्यादा और नहीं बोलेगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी शब्द का इस्तेमाल ही कब करेंगे, जब कौन सी स्टेज आ चुकी होगी, सैचुरेटेड स्टेज आ चुकी होगी, तो इसी टॉपिक का जन्म होता है। यानी कि मैक्सिमम मोलैरिटी इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा मोल्स नहीं घुल सकते 1 लीटर में। ये तो मतलब हुआ नहीं हुआ। अच्छा, अगर किसी की सॉल्युबिलिटी है 0.8 मोल पर लीटर, यानी कि मैक्सिमम कितने मोल डिसॉल्व होंगे, 0.8 इन। अच्छा इसका मतलब 0.8 डिसॉल्व होंगे, मैंने 5 मोल डाले, 0.8 तो हो जाएंगे डिसॉल्व, 4.2 नीचे रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। मैंने 20 मोल डाले, डिसॉल्व कितने होंगे, सिर्फ 0.8, 19.2 मोल नीचे रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। तो देखो ना, मैक्सिमम शब्द से आपको ये तो कंफ्यूजन क्लियर हो रही है, नहीं हो रही, कि कितना घुलेगा कितना नहीं घुलेगा। अच्छा, आना जरा, सोल्युबिलिटी इज 0.05 मोल पर लीटर, कितना डिसॉल्व होंगे मैक्सिमम इन 1। आप जितना मर्जी डाल दो, घुलेगा कितना, सोल्युबिलिटी है 0.07 मोल, घुलेगा कितना मैक्सिमम, सोल्युबिलिटी है 0.0001, घुलेंगे कितने मोल, सिर्फ 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 घुलेंगे, बाकी सारे मोल नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। यानी कि लगभग ना के बराबर घुला। अच्छा, सॉल्युबिलिटी है 10 की पावर -8 मोल पर लीटर, यानी कि मैक्सिमम कितने मोल घुलेंगे, 10 की पावर -8, बाकी सारे के सारे नीचे नहीं घुलेंगे। हर किसी की अलग लिमिट होती है। किसी की सॉल्युबिलिटी है 10 की पावर माइनस, तो मैक्सिमम कितने मोल घुलेंगे 1 लीटर में। बाकी आपके मन में एक फीलिंग तो आ रही है, सर ऐसे इतनी कम वैल्यू लिखी जा रहे हो, ऐसे थोड़ा होता होगा। अरे इससे भी कम सॉल्युबिलिटी होती है, तो कुछ -20 भी होती है भाई, क्या दिक्कत है, -16 भी हो सकती है, -18, क्या दिक्कत है। यानी कि वो सॉल्ट ज़्यादा घुलने को तैयार है, कम। इसी बेसिस पे हमने सॉल्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया। इसी तरह से सॉल्ट को हमने 3 कैटेगरी बना दी। सॉल्ट इज इधर सोल्यूबल सॉल्ट, और
स्लाइटली soluble salt और sparingly, समझ में आ गया? 3 कैटेगरी बना दी, यानी कि घुलेगा, कम घुलेगा, बहुत कम घुलेगा। पर देखो, कम और ज्यादा एक रिलेटिव वर्ड्स हैं, रिलेटिव शब्द हैं, कंपैरेटिव शब्द हैं। कम और ज्यादा की कोई परिभाषा नहीं होती मेरे बच्चों, कम और ज्यादा की कोई परिभाषा नहीं होती। कम और ज्यादा तो एक कंपैरेटिव शब्द है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई कहे कि भैया ये 1 महीने का 5 लाख कमाता है, तो ये ज्यादा है या कम है, ये डिपेंड करता है आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हो। 5 लाख महीने की इनकम ज्यादा है उसके लिए जो महीने का 1 लाख कमाता है। 5 लाख बहुत ज्यादा है उसके लिए जो महीने का सिर्फ 10,000 कमाता है। और 5 लाख बहुत ही ज्यादा है उसके लिए जो महीने का सिर्फ 500 रुपये कमाता है। तो 5 लाख किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए बहुत ज्यादा है, किसी के लिए बहुत ही अधिक ज्यादा है भाई। पर सोचो, जो महीने का 5 करोड़ कमाता है उसके हिसाब से 5 लाख कम हो गया नहीं हो गया? वही चीज जो ज्यादा और बहुत ज्यादा थी, वही चीज अब बहुत कम नहीं होगी 5 करोड़ के मुकाबले। तो आपको क्या लगता है कि कोई फिगर या कोई मैथमेटिकल वैल्यू कंपैरेटिव ही होती है? ज्यादा कम तो जैसे सुख और दुख भी कंपैरेटिव है भाई। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो अब इस पे आते हैं कि अब इस पे कौन तय करेगा सोल्यूबल कौन तय करेगा, स्लाइटली सोल्यूबल कौन तय करेगा। इसीलिए हमने एक इनको मैथमेटिकल फिगर दे दी, इनको मैथमेटिकल फिगर दे दी। जैसे इफ सोल्यूबिलिटी का सिंबल क्लियर है, स्मॉल एस। इफ सोल्यूबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोल पर लीटर, दैट सॉल्ट विल बी कंसिडर्ड एज सोल्यूबल। इफ सोल्यूबिलिटी is less than 0.1 mole per liter but greater than 0.01 mole per liter will be considered as slightly soluble. And if solubility is less than 0.01 mole per liter, that salt will be considered as sparingly soluble salt. अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एक एग्जाम्पल समझ गए थे, इतने 6-7 एग्जाम्पल लिखने की क्या जरूरत? और बताता हूँ क्या जरूरत। मैंने कहा ना, गुरु की दृष्टि तो आप गुरु ही जाने क्या सोच रहा है वो। क्या लगता है इसको किस कैटेगरी में डालूं? क्योंकि सॉल्युबिलिटी 0.1 से ज्यादा है। इसको किस कैटेगरी में डालूं? सॉल्युबल, क्योंकि 0.8 इज ग्रेटर देन 0.1, सॉल्युबल सॉल्ट। इसको किस कैटेगरी में डालूं? 0.05 इज इन द रेंज ऑफ दिस, स्लाइटली। इसको किस कैटेगरी में डालूं? 0.07 इज इन द रेंज ऑफ दिस टू दिस। इसको किस रेंज में, इसको किस रेंज में, इसको किस रेंज में डालें? यानी कि अब हमारे लिए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की एक डेफिनेशन हो गई कि भैया स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हुए हैं हुज सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 10 की पावर -2। स्पेरिंगली सोल्यूबल, सारे स्पेरिंगली सोल्यूबल। समझ में आ गई बात? तो मैथमेटिकल फिगर आगे नहीं आ गई भैया, इससे कम तो ये, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। पर एक सवाल है कि जब मैं एक सॉल्ट को डालता हूँ, सॉल्ट तो आप समझते ही हो, पिछली क्लास बढ़ के आई हो। जब हम भी एक सॉल्ट को पानी में डालते हैं, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट अधिकतर वाटर लेते हैं, तो मैं वाटर की बात ही कर रहा हूँ, तो कटायन ए अलग हो गया, अनायन ए अलग हो गया और ये सोल्यूबल हो गए। अगर कटायन ए और बी अलग नहीं होते तो नीचे ये क्या हो जाते? तो ए और बी कहते हैं हम नहीं हो रहे अलग, हम प्रेसिपिटेट हो गए। यानी कि ऐसी कौन सी बात है जो एक सॉल्ट को सोल्यूबल बना देती है या एक सॉल्ट को इनसोल्यूबल बना देती है? कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। देखो, मुझे कटायन और अनायन को अलग करना है और अलग करके इसको कौन सराउंड करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। इसको कौन सराउंड करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल बीच में आ गए और इनकी अट्रैक्शन होगी खत्म, तो सॉल्यूबल फॉर्म में रहेंगे।
अगर वाटर के बीच में आने के बाद भी इनकी अट्रैक्शन खत्म नहीं हुई, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके फिर वापस किस में बैठ जाएंगे, सॉल्युबल फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कहेंगे हम नहीं घुल रहे भाई। तो आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो आप जानते हो कटायन और अनायन को अलग करना है, कटायन और अनायन को अलग करना है, अलग करना है, अलग करना है, अलग करना, अलग हो गए। दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। यानी कि मैं इस कटायन और अनायन को अलग करने के लिए कौन सी एनर्जी दूंगा भाई, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। आप जानते हैं जब एक कटायन को वाटर घेरता है, ये वाटर है, ये वाटर है जो घेर रहा है इसको, आप जानते हैं वाटर के अंदर दो एंड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वाटर का नेगेटिव एंड किसको घेरेगा, पॉजिटिव को। ये वाटर का नेगेटिव एंड घेर रहा है, ये वाटर का नेगेटिव एंड OH पार्ट, ये वाटर का नेगेटिव एंड घेर रहा है। तो वाटर का नेगेटिव एंड घेरेगा तो पॉजिटिव एंड दूर हो जाएगा। लो जी, लो जी, लो जी, इस कटायन को किसने घेर लिया, वाटर ने, और वाटर के कौन से एंड ने, ये लो अनायन बन गया। अब बताओ अनायन को वाटर का कौन सा एंड घेरेगा, पॉजिटिव एंड, आना जरा, पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव 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 एंड ने घेर लिया। अब नेगेटिव एंड दूर हो जाएगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा नेगेटिव एंड क्या करेगा, नेगेटिव एंड इस वाटर के पॉजिटिव एंड से अट्रैक्शन कर लेगा। अब जब एक कटायन और अनायन को वाटर घेरता है, जब एक कटायन और अनायन को वाटर घेरता है तो फिर एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये एनर्जी रिलीज है, और भूल गए जो एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव होती है। यानी कि ये कटायन अनायन थे, इनको अंदर जाने के लिए तोड़ना पड़ा, तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी वो एनर्जी को क्या कहा मैंने, अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद इनको किसने घेर लिया, वाटर ने। इसको किसने घेर लिया, वाटर को घेरने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी रिलीज को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। वैसे कहते हैं सोल्वेशन एंथैल्पी, पर सॉल्वेंट अधिकतर क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर ही होता है। तो सोल्वेशन एंथैल्पी बिकम्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में एक बात बताई थी, केमिकल बॉन्डिंग में भी बात बताई थी। मैं उसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जो भाषा में बोल के आया हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। हाँ सर आपने बोला था, मैंने कहा था बिजनेस वो कामयाब होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। केमिकल बॉन्डिंग में बताई थी बात। और जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो और प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा हो, बिजनेस टिक जाता है। जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट उससे भी कम हो, वो भी डूब जाता है। लैटिस एंथैल्पी, तोड़ने के लिए एनर्जी, ये इन्वेस्टमेंट है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, कटायन अनायन के दौरान, अट्रैक्शन के दौरान रिलीज हुई एनर्जी, ये प्रॉफिट है। तो अगर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है किससे, यानी कि इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द सॉल्ट विल बी कंसिडर एज, वो घुल जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट, वाटर कहेगा दूर रहो, कोई पास नहीं आएगा, खबरदार तुम पास आए तो। समझ में आ गया। पर मान लो अलग होने के बाद वाटर बीच में आ गया, पर वाटर उनकी अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाया, वापस आ जाएंगे वो, वापस आके जुड़ जाएंगे वो। यानी कि कौन सी एंथैल्पी कम थी भाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा का मतलब समझ रहे हो, पानी ज़्यादा अट्रैक्शन दे रहा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम का मतलब समझ रहे हो, पानी कह रहा है मैं तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर, मैं तुम्हारी अट्रैक्शन को रोक नहीं पा रहा, जाओ तुम दोबारा जुड़ जाओ, वो जुड़ जाएंगे वापस नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो कौन सी चीज़ कब सोल्यूबल होगी, व्हेन सॉल्ट की हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द सॉल्ट विल बी soluble, and if lattice enthalpy is greater than, तो सॉल्ट क्या मान लिया जाएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वाटर कह रहा है मैं इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता, तो वही एनर्जी कंपनसेट होगी ना। मान लो एनर्जी दे रहा हूँ 100, रिलीज हो रही है 150, 150, तो 100 और 150, 150 में से 100 इसको वापस मिल जाएगी, नेट रिलीज कितनी हो जाएगी 50। मान लो तोड़ने के लिए चाहिए 500 और रिलीज हो रही है 700, तो 700 में से 500 वापस इसको सप्लाई हो जाएगी। अरे मान लो मैंने 1 लाख बिजनेस में लगाया और कमाई 4 लाख, तो 4 लाख कमाने के बाद 1 लाख वापस बिजनेस में लगा दूंगा, 3 लाख कमा लिए। फिर 1 लाख लगाने के बाद वापस 4 लाख कमा लूंगा, 4 लाख में से 1 लाख वापस बिजनेस में लगा दूंगा, फिर 3 लाख कमा लिए। पर लगाए 1 लाख,
कमाए 50,000, क्या मैं वापस 1 लाख को इन्वेस्ट कर पाऊंगा? बिजनेस ठप। चाहिए लैटिस एंथैल्पी 700 जूल, रिलीज हो रही है 200 जूल, क्या वो 200 इस लैटिस को कंपनसेट कर पाएगी? सॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा? इनसॉल्युबल। ये दोनों वाटर को कहेंगे बाय बाय टाटा, हम नीचे प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल हो जाएंगे। यानी कि अंडर व्हाट कंडीशन द सॉल्ट विल बी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल? द सॉल्ट विल बी कंसीडर्ड एज सॉल्युबल इफ इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हायर देन लैटिस एंथैल्पी. So the higher hydration enthalpy will overcome the lattice enthalpy required and the salt will become soluble. And if hydration enthalpy is less than the lattice enthalpy, then the energy will not be able to compensate the lattice enthalpy and hence the salt will be considered as insoluble salt. तो soluble और insoluble किस आधार पर होते हैं, क्लियर हो गया? और soluble कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, sparingly soluble होगा, किस डाटा पे डिसाइड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस solubility डाटा. यहाँ तक क्लियर है बात? देखो अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ आते हैं कि सॉल्युबिलिटी से क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, राइट? क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बड़े अच्छे बनते हैं. अगर मैं सॉल्युबिलिटी को एस तो मान ही चुका हूँ और ये भी मान चुका हूँ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए. यानी कि पूरे घुलेंगे, पूरे नहीं घुलेंगे, थोड़े घुलेंगे, थोड़े नहीं घुलेंगे. अब जो घुल जाएंगे वो तो आयन की फॉर्म में आ जाएंगे और जो नहीं घुलेंगे वो सॉल्ट की फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहेंगे. शाबाश. और देखते हैं क्या, मान लो AgCl है, AgCl सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ज्यादा घुलेगा कम घुलेगा? अच्छा, जो घुलेगा उसके क्या बन जाएंगे, आयंस. जो डिसॉल्व होगा उसके क्या बन जाएंगे भाई, आयंस. और जो डिसॉल्व नहीं होगा वो नीचे प्रेसिपिटेट पड़ा रहा. मैंने मान लिया कि सॉल्युबिलिटी कितनी है, मैंने मान लिया सॉल्युबिलिटी कितनी है, स्मॉल एस मोल पर लीटर है. एक बात बताओ, अगर इसके एस मोल ही डिसॉल्व होंगे, अच्छा एक बात बताना, इसको AgCl मान लो, 10 AgCl टूटे तो 10 ये बने, 20 AgCl टूटे तो 20 Ag प्लस और 20, 100 AgCl टूटे तो 100 S टूटे, ये कितना बनेगा, ये भी कितना बनेगा, जितना घुलेगा उतना बन जाएंगे. अच्छा ये आयन है ना, इन आयन की प्रोडक्ट आप छोड़ो, इसको छोड़ो, ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी फिक्स है, तो सॉल्युबिलिटी की जो प्रोडक्ट होगी वो भी फिक्स होगी एंड दैट इज नोन एज KSP. क्या कहते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अरे सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट कर दो तो एक कांस्टेंट आएगा. जब सॉल्युबिलिटी फिक्स है तो सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट भी क्या होगी, तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. पर कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, पर किताबों में सिर्फ क्या लिखा होगा, सिर्फ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इसका एक और नाम भी कह सकते हो, आयनिक प्रोडक्ट. आयन की कंसेंट्रेशन की प्रोडक्ट पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट याद करेंगे. आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी एक अंतर होता है. क्या अंतर होता है उसकी वेट करो, उसका मैं एग्जैक्ट डिफरेंस बता दूंगा. पर एक बात बताओ, KSP कितना आ जाएगा इसका, Ag प्लस इंटू, अच्छा Ag प्लस की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एस, Cl माइनस कितना है, तो S स्क्वायर आ गया, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, KSP अंडर रूट आ गया, नहीं आ गया? बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, सवाल क्या आएगा ये बताओ. सवाल आएगा बड़ा सिंपल. सवाल में आपसे क्या पूछा होगा, सवाल में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे देंगे, यानी कि क्या दे देंगे, KSP. फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl. अभी करा रहा हूं. मान लो आपको सॉल्ट आया BaCl2, BaCl2 सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्ट. बच्चा कहता है सर मुझे कैसे पता चलेगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है? बड़ा आसान है. अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, KSP, तो KSP यूज किसके लिए करते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल. और छोड़ो, अगर आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी मांगी हुई है, मतलब कह रहा है सॉल्युबिलिटी ये रही, या फाइंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसके लिए यूज करते हैं भाई, स्पेरिंगली सॉल्युबल. तो आपको तो यही तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? आना जरा. मान लो इसके S मोल खुलते हैं तो ये कितना बनाएगा, बेरियम 2+, पर Cl के 2 बनेंगे, Cl के 2 बनेंगे, ये तो लिखना आता नहीं आता, एक्वस एक्वस. समझ में आ गई बात? अच्छा इसके S मोल खुलेंगे. अब एक बात बताओ,
इस पे 2 कैप लगा दें, इसको मान लो बेरियम और इसको मान लो Cl। अगर मैं एक को तोड़ूंगा तो 2 Cl नहीं आ रहे, 10 को तोड़ूंगा तो 20 Cl नहीं आएंगे, 100 को तोड़ूंगा, मैं S को तोड़ूंगा 2S Cl नहीं आएंगी, तो ये तो ऐसे ही बनेगा। तो बताओ ये कितना बनेगा, ये 2S बन गया मेरे बच्चे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KSP? KSP किसको कहते हैं, हम जल्दी बोलो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, S, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, S की पावर 1 कर दूँ इंटू 2S की पावर, अरे ठीक है 2S की पावर 2, तो KSP कितना आ जाएगा 4S क्यूब। तो S कितना आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाय 4 होल 1/3। 4 नीचे ले आया, 3 उठा के क्यूब रूट बना दिया। क्वेश्चन क्या आएगा, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ BaCl2। हो जाएगा क्वेश्चन। आओ आगे देखते हैं। मान लो आपको ये आया A2B3 करके कोई सॉल्ट आ गया, A2B3 करके कोई सॉल्ट आ गया। चलो मैं इसका एग्जांपल ही बना देता हूँ। मान लो लेड फॉस्फेट आ गया, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है, लेड की वैलेंसी 2 होती है, समझ में आ गया, लेड फॉस्फेट बना देते हैं। अब बताओ लेड कितने बनेंगे, 2 लेड तो 3 बनेंगे, 3 Pb2+ बनेंगे। और फॉस्फेट के कितने बनेंगे, फॉस्फेट के कितने बनेंगे, 2 फॉस्फेट के बन गए। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड फॉस्फेट इज S। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है यानी कि S मोल ही भूलेंगे, अगर S है तो इसके कितने मोल बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, और KSP निकालते हैं। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा 3S, जरा बताना 3S की पावर, अच्छा 2S की पावर, समझ में आ गया क्या कर गया, अच्छा 3 की पावर 3 27 इंटू 4 108 आ गया। S की पावर टोटल कर लेना 5 हो गई, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, KSP डिवाइडेड बाय होल रेस टू द पावर 1/5। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी होगी और फाइंड, या सॉल्युबिलिटी दे रखी होगी, फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्वेश्चन आसान नहीं होगा, जानते हो, 5th रूट निकालना होगा, आसान नहीं, अभी करेंगे क्वेश्चन। मान लो ये आ गया जिरकोनियम फॉस्फेट आ गया, जिरकोनियम की वैलेंसी 4 होती है, फॉस्फेट की तो आप बचपन से जानते हो 3 होती है। अब तो जिरकोनियम फॉस्फेट क्या देगा, 3 जिरकोनियम के आयंस 4+ और 4 किसके आयंस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी स्मॉल एस है तो कितने बन जाएंगे, ये कितने बन जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, KSP कितनी आ जाएगी 3S की पावर, अच्छा 4S की पावर, तो 3 का क्यूब, 4 की पावर 4 256, S की पावर 4 27 और 256 6912, S की पावर 7, तो S कितना आ गया KSP 69, चेक कर लेना इतना आ रहा नहीं आ रहा, फिर करके मैंने तो रफली मैंने आइडिया से लिखा है, पावर 7 आ गई, आइडिया से लिखा, इतने सालों से करा रहे हैं, याद हो चुकी होती है इतनी बातें, तो आप भी मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे तो आपको भी ये चीज़ हट जाएगी। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, solubility product is this, find solubility of zirconium phosphate। अभी करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लगता है, आसान है, नहीं आसान है, क्यों, कौन सी पावर निकालनी है भाई, आसान नहीं होगा, अभी करेंगे। एक ऐसा NCERT में एक रिलेशन है MXXY, ये एक सॉल्ट दे रखा है, कह रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी और KSP का रिलेशन निकालो, पहले इसको तोड़ो, टूटेगा किसमें, M के कितने मोल बनेंगे जरा फैसला कर लो, अच्छा कैपिटल X के कितने मोल करेंगे फैसला कर लो, Y ये बन जाएगा X इंटू S, ये बन जाएगा Y इंटू, समझ आ रही बात, बन जाएगा KSP,
ध्यान देना जी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, x, बहुत बढ़िया। इसकी पावर क्या हो जाएगी, y, बहुत बढ़िया। x की पावर हो गई x इंटू वाई की पावर हो गई y इंटू एस की पावर हो गई x प्लस, अरे इतना तो मैथ्स आते ही होगा, इतना चल जाएगा? नहीं, ये भी नहीं चलेगा, चल जाएगा। तो s की पावर x प्लस वाई, तो s रखो इधर, इधर आ जाएगा KSP, डिवाइड कर दो x की पावर y की पावर होल रेस टू द पावर। ये एक्सप्रेशन अगर आए MCQ में आता नॉर्मली कि ये एक सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी और KSP का रिलेशन क्या होगा। पर ये तो बात रही रिलेशंस की। पर आप सोच रहे होंगे सर मैं 7th रूट कैसे निकालूंगा, आप सोच रहे होंगे सर मैं 5th रूट कैसे निकालूंगा, आप सोच रहे होंगे सर मैं क्यूब रूट कैसे निकालूंगा। आपको मैं पुराने लेक्चर्स में लिए चलता हूँ। मैंने आपको पुराने लेक्चर में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, और स्क्वायर रूट में मैंने आपको ये सलाह दी थी कि कुछ भी हो जाए 10 की पावर इवन बना दो। याद है ये बात? आप थोड़ी सी बात वहाँ पे समझ नहीं पाए। मैं पावर इवन इसलिए बनाना चाहता था ताकि वो पावर 2 से डिवाइड हो जाए, यही चालाकी कर रहा था मैं। अगर मुझे क्यूब रूट निकालना आएगा, क्यूब रूट, तो मैं KSP में जो भी 10 की पावर होगी उसको 3 का मल्टीपल बना दूंगा। यानी कि 10 की पावर -16 होगी तो मैं कोशिश करूंगा 10 की पावर -16, 10 की पावर -15 बन जाए, या 10 की पावर -16, 10 की पावर -18 बन जाए। वो हालात देखूंगा सामने, आमने सामने क्या है, उसी हिसाब से फैसला लूँगा। 10 की पावर -20 है तो मैं कोशिश करूँगा 10 की पावर -21 बन जाए, या 10 की पावर -18 बन जाए। वो फैसला लूँगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ऊपर नीचे क्या है। लॉजिक समझ आ रहा है? अब गैस करो 10 की पावर मैंने इसमें सॉल्व करना है। KSP 10 की पावर 1/5 है, KSP की होल 1/5 है, तो KSP की ओवरऑल प्रोडक्ट में 10 की पावर में क्या लाना चाहूँगा, मल्टीपल ऑफ 5। अगर मान लो 10 की पावर -21 दे रखी है तो मैं कोशिश करूँगा 10 की पावर -20 बन जाए। साथ में जो भी उसके ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा उसको लिख के मैं देख लूँगा, मैं पावर को सोल्व कर लूँगा। तो कम से कम 10 की पावर तो सोल्व करके मैं क्वेश्चन कर लूँगा, नहीं कर लूँगा? तो आपने घबराना नहीं है कि मैं 5th रूट कहाँ से निकालूँ, मैं 6th रूट कहाँ से निकालूँ, मैं क्यूब रूट कहाँ से निकालूँ, मैं 4th रूट कहाँ से निकालूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो भी रूट आएगा हम 10 की पावर अल्टीमेटली क्या बना देंगे, उसका मल्टीपल। और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो पोस्ट करो। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, सॉरी एनसीईआरटी के सोल्व्ड क्वेश्चंस करते हैं पहले, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। दिस इज एग्जांपल 7.26, 7 चैप्टर 26 क्वेश्चन एग्जांपल है, सोल्व्ड एग्जांपल है। कहता है एक सॉल्ट है A2X3, एक सॉल्ट है A2X3, कह रहे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, अच्छा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज यानी कि क्या दे रहा है आपको, 1.1 10 की पावर -23। कह रहा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस, कह रहा है फाइंड सोल्युबिलिटी। क्वेश्चन करें, लेट सोल्युबिलिटी इज, ये A2X3 सॉलिड किस में टूटेगा, A के कितने भाई, अच्छा X के कितने, अगर S है तो ये कितना बनेगा, 3 है तो कितना बनेगा, तो KSP क्या हो जाएगा, 2S की पावर 3S की पावर, समझ में आ रही बात जी? तो फाइनली क्या बन जाएगा 4 और 3 की पावर 3 27 इंटू 4 10, S की पावर, तो S कितना आ जाएगा KSP 10 होल रेस टू द पावर, समझ में आ गई कहानी। और KSP को देखो क्या है 1.1 10 रेस टू द पावर माइनस डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जरा एक चालाकी देख लो क्या करने वाले हम। देखो जब 10 की पावर -23 है तो मैं ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ। 10 की पावर -23 छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है भाई, तो इसको 100 मान लो, 100 मान लो, इसको 100 मान के इसको हटा दो, इसको 1 मान लो। अरे 1 का 5th रूट का कोई सेंस ही नहीं बनती ना, 1 का 5th रूट लगभग 1 ही होगा, छोड़ो उसको। 108 को 100 मान लूँ, अगर ये 100 हो गया मेरा काम हो जाएगा, पता कैसे, 10 की पावर -23 है, नीचे 100 है, 100 ऊपर आके 10 की पावर -25 बन जाएगा, तो 10 की पावर -25 बन गया।
होल पावर 1/, तो s आ गया नहीं आ गया 10 की पावर माइनस। अब बताना कौन सी कैटेगरी में डालूं, सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। समझ आ गया क्वेश्चन क्या? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26 था। नेक्स्ट इज 7.27, 7 चैप्टर 27th एग्जाम्पल एनसीईआरटी का सोल्ड है। कहता है 2 सोल्ट्स निकिल हाइड्रोक्साइड एंड AgCN, 2 सोल्ट हैं, हैविंग KSP, यानी कि उनके क्या दे दिया आपको, KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2 × 10⁻15 एंड 6 × 10⁻17 रिस्पेक्टिवली। दोनों के क्या दे दिए, पता क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर, आप जानते हैं मोर सॉल्युबल मतलब सॉल्युबिलिटी, अरे जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वही तो सॉल्युबल ज्यादा। तो आओ दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। निकिल हाइड्रोक्साइड क्या लगता है क्या देगा, एक तो निकिल 2+ देगा और क्या देगा 2, अरे OH- 2 मिलेंगे, ये तो पता है ना इतना। इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे है तो ये कितना हो जाएगा KSP, S की पावर 1, 2S की पावर जल्दी बोलो 2, ये बन जाएगा 4S3, तो S कितना आ जाएगा KSP/4 क्यूब रूट, KSP कितना ढूंढो, ऊपर लिखा है उसका निकल हाइड्रोक्साइड का 2 × 10⁻15 डिवाइडेड बाय, अब इधर ध्यान से देखो, ये तो गई 1/2, 1/2 का क्यूब रूट क्या लूंगा मैं, छोड़ो, वो भी सामने क्या 10⁻15 के आगे मैं 2 को भी हटा रहा हूँ साइड, क्योंकि मैंने कंपेयर करना है, कंपेयर करने से 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिलूँ तो इसको भी हटाओ, 10⁻15 और 1/3, -15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना देगा 10⁻, मोल पर क्या आ गई इसकी, लगभग इतनी आएगी, नहीं आएगी, क्या बच्चा AgCN। अब बताओ AgCN को कैसे लिखूंगा फिर मैं, AgCN किसमें टूटेगा, Ag प्लस और ये S है तो ये KSP क्या हो जाएगा, S की पावर 1, S की पावर 1 तो S कितना आ जाएगा KSP का स्क्वायर रूट, तो S कितना आ गया स्क्वायर रूट, KSP देखना KSP कितना है 6 × 10⁻⁻, और मैंने आपको क्या सिखाया था, पावर कर दो इवन, तो इवन करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूं, तो फाइनली क्या बन गया √60 × 10⁻18, पावर होगी इवन। अब 10⁻18 बाहर लेके क्या कर दो -9, अब √60 7 और 8 के बीच में आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 के नजदीक है, तो 7.5 से ऊपर करूंगा या 7.5 से नीचे करूंगा, चलो 7.73 इंटू समथिंग कर देते हैं, मोल पर क्या आ गई इसकी, आप बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻9 है, इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻, क्या लगता है कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है, दिस इज मोर देन दिस, अरे -5 और -9 में 10⁻4 का अंतर है, 10⁻4 मतलब 1000, 10,000, यानी कि ये कम से कम 10,000 गुना ज़्यादा सोल्यूबल है इसके मुकाबले, है तो ये भी कम सोल्यूबल, पर किसके मुकाबले ज़्यादा सोल्यूबल है, मैंने कहा ना हर चीज़ कंपेरेटिव होती है, देखा जाए ये भी कम सोल्यूबल है, पर इसके मुकाबले तो लगभग 1000 गुना सोल्यूबल है, तो विच इज मोर सोल्यूबल, आप लिखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ इज ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी ऑफ, देयरफॉर निकिल हाइड्रोक्साइड इज more soluble than, ठीक है मेरे बच्चों। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, सॉल्व्ड एग्जांपल है, उसको भी करके खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.28 सॉरी 7.28 पता क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, यानी कि निकिल हाइड्रोक्साइड की क्या मांगी गई आपसे, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन 0.1 मोलर NaOH, ट्विस्ट है जी, इन 0.1 मोलर निकिल, ट्विस्ट देख रहे हो क्या है, कह रहा 0.1 मोलर NaOH, सॉरी
कह रहा है इसमें निकालो कि साथ में एक ये पड़ा हुआ है NaOH, कितना NaOH पड़ा हुआ है, कह रहा है इसकी प्रेजेंस में कितना घुलेगा ये बताओ। तो बता सकता है ज़्यादा घुलेगा कम घुलेगा, कॉमन एन इफेक्ट लग जाएगा। कॉमन एन इफेक्ट याद है, भूल गए हो। निकल हाइड्रोक्साइड क्या देगा OH माइनस, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है क्या देगा OH माइनस। OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा टूटेगा कम टूटेगा, कम टूटेगा, कम डिसॉल्व होगा, यानी कि सोल्यूबल ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ली शैटर प्रिंसिपल जिसको याद है उसका जवाब आ सकता है, यानी कि सोल्यूबिलिटी ज़्यादा नहीं कम आएगी, कम हो जाएगी, कम सोल्यूबल हो जाएगा, पर फिर भी देखते हैं कितना होगा। निकल हाइड्रोक्साइड क्या देगा बताना जरा, निकल और ये क्या देगा S, जानते हो ये कितना मिलेगा 2S तो मिलेगा मिलेगा 2S तो ये देगा, और NaOH भी तो OH देगा। NaOH कितने OH देगा, NaOH पॉइंट, ये 0.1 मोलर NaOH कहाँ से आया जरा बताना, ये कहाँ से आया निकल हाइड्रोक्साइड से। 0.1 कौन दे रहा है, 0.1 NaOH दे रहा है। अरे NaOH भी तो OH दे रहा है, तो टोटल OH कितने होंगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरी जेब में 1000 रुपये हैं, 300 रुपये और आ गए तो सिर्फ 300 रुपये होंगे मेरी जेब में। अब 300 जमा 1000 होंगे नहीं होंगे, तो पहले 0.1 OH थे ही थे, 2S और आ गए तो टोटल OH कितने हुए भाई, 2S प्लस 0.1। आओ जरा KSP निकालते हैं। KSP क्या होगा, S की पावर जल्दी बोलो 1 इंटू 2S प्लस 0.1 की पावर 2। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। मैं क्यों फंसूं, आप चला के देखो क्या करने वाले हैं। KSP की वैल्यू है कितनी, KSP दिया हुआ है आपको, KSP इतना ही ले लो ना, इसी को KSP उठा लो। KSP दिया हुआ 2 इंटू 10 की पावर माइनस S की पावर 1। अब चला के देखो क्या करेंगे। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी कम आएगी, जल्दी से फैसला करो। कम आएगी, कैसे पता चला कम आएगी, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो S की वैल्यू बहुत, बच्चों जो चीज़ बहुत कम होती है ना उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हटाया जा सकता है, शर्ते बशर्ते सामने चीज़ ज़्यादा हो। आप कहोगे सर सामने तो 0.1 है, सब 0.1 है, 0.1 के आगे इसको क्यों हटा रहा हूँ। एक बात बताओ, 0.1 में 0.00001 ऐड करूँ या ना करूँ फर्क पड़ेगा। 0.00001 के आगे ये तो बहुत बड़ा है ना, तो मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, किसके आगे, इसको निगलेक्ट कर दूंगा, करने में कोई दिक्कत नहीं है, निगलेक्ट कर दो। तो जब भी कोई चीज़ बहुत कम हो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम हटा सकते, हटा दो। चलो फिर क्या बच गया सिर्फ आपके पास 0.1 का, मैंने किसको एक निगलेक्ट कर दिया भाई, तो S को कर दिया निगलेक्ट, क्योंकि S बहुत कम है तो 2S का स्केयर भी तो बहुत कम आएगा, समझे। ठीक है जी, तो अब फाइनली क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इजिकल टू S इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 13। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा ही कम आई, किसकी प्रेजेंस में, आपका सबूत दूं, ये देखो निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही थी, 10 की पावर माइनस 5। NaOH की प्रेजेंस में कितनी आ रही देखना, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 8 का अंतर आ गया, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 यानी कि 10 मिलियन, तो 100 मिलियन हो गया। 10 की पावर 6 इस मिलियन ना, तो 10 की पावर 8 कितना हो गया, 100 मिलियन हो गया, यानी कि 100 मिलियन टाइम्स कम होगी सॉल्युबिलिटी किसकी प्रेजेंस में। कमाल देख रहे हो कॉमन एन इफेक्ट का। तो कॉमन एन इफेक्ट में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस। यही सब किया था लास्ट क्लास में, तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।